नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक, आज आपको पाठ्यपुस्तक नवीन संकल्प में सम्मिलित अध्याय 3 को पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है नमक का दारोगा और इसके रचनाकार का नाम है मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, मुंशी वंशीधर और पंडित आलोपीदीन। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। मुंशी वंशीधर अपनी पढ़ाई पूरी करके रोजगार की तलाश में निकलते हैं। तब उनके पिता उन्हें यह शिक्षा देते हैं कि ऐसी नौकरी की तलाश करना जिसमें ऊपरी आय का चांस हो, यानी रिश्वत से कभी इनकार मत करना, क्योंकि वेतन तो मनुष्य देता है और यह एक बार मिलता है और घटते घटते समाप्त हो जाता है। यह पूर्णमासी का चांद होता है, जबकि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। यह ईश्वर की प्रसाद है और ईश्वर के प्रसाद से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि वह अपने पुत्र को यह शिक्षा देते हैं, एक व्यवहारिक शिक्षा देते हैं अपने मुताबिक कि रिश्वत जब भी तुम्हें मिले तो उससे इनकार मत करना। उस समय अंग्रेजों ने नमक बनाने पर टैक्स भुगतान का नया कानून बना दिया था। इसी विभाग में मुंशी वंशीधर की नियुक्ति दरोगा के पद पर हो जाती है। वेतन अच्छा और ऊपरी आय की तो कोई सीमा ही नहीं थी। वे मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने कार्य में जुट जाते हैं। इसका परिणाम यह निकलता है कि वे कुछ ही दिनों के अंदर अफसरों के आंखों के तारे बन जाते हैं। अपनी ईमानदारी की वो धाक जमा लेते हैं और यह खबर ऊपर तक पहुंच जाती है। एक रात जब दरोगा मीठी नींद सो रहे थे, अचानक आंख खुलती है तो यमुना नदी के पुल पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, यह समझते देर नहीं लगती मुंशी वंशीधर को। दरोगा जी झटपट अपनी वर्दी पहनते हैं और उस स्थल पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके वो पहला सवाल करते हैं कि यह गाड़ियां किसकी है। तो पता चलता है कि पंडित आलोपीदीन की गाड़ियां हैं, जो कि इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार हैं। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। अंग्रेज अफसर उनके इलाकों में शिकार खेलने जाते और उनके मेहमान बनते। वंशीधर पूछते हैं कि इन गाड़ियों में क्या है। यह उनका अगला प्रश्न होता है। इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिलता। तब थोड़ी देर के उपरांत पंडित आलोपीदीन आते हैं और मामले को वहीं पर आपस में निपटाने की पेशकश करते हैं, कारण कि उन बोरियों में नमक भरा हुआ था और पंडित आलोपीदीन को अपनी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाने की चिंता सताने लगती है और किसी भी प्रकार वह इस मामले को यहीं पर दबा देना चाहते हैं, निपटा लेना चाहते हैं। इसके लिए वे रिश्वत की बहुत बड़ी रकम को वंशीधर के सामने पेश करते हैं। इतनी बड़ी रकम को मुंशी वंशीधर अपनी ईमानदार निष्ठा की वजह से ठुकरा देते हैं और पंडित आलोपीदीन को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। मामला अदालत पहुंचता है और पंडित आलोपीदीन अपने धन बल की बदौलत बाइज्जत बरी हो जाते हैं।
मुंशी वंशीधर को इस बात का दोषी माना जाता है कि उनकी विचारहीनता की वजह से एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। वंशीधर खिन्न हो जाते हैं और घर वापस लौट जाते हैं। इसी बीच उनके यहाँ उनके सस्पेंशन का लेटर भी प्राप्त हो जाता है। घर पहुँचने पर न पत्नी ठीक से बात करती है, न माँ, और तो और पिता तो खरी खोटी भी सुनाते हैं और अपनी बदकिस्मती का रोना रोते हैं। तभी एक दिन वंशीधर अपने घर में बैठे रहते हैं तो देखते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी उनके घर पर आकर के रुकती है और उस पर से उतरने वाला व्यक्ति अपना परिचय देता है कि मैं पंडित आलोपी दीन हूँ। मुंशी वंशीधर के पिता व्यवहार कुशल थे। वह जा करके उनके सामने क्षमा प्रार्थना करने लगते हैं और अपने बेटे की मूर्खता के लिए उसे डांटते फटकारते हैं। मुंशी वंशीधर विनम्रता पूर्वक आकर के पंडित आलोपी दीन से मिलते हैं। तभी आलोपी दीन उन्हें एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र अपने हस्ताक्षर के साथ पेश करते हैं। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियुक्त किया था और यह आग्रह करते हैं कि उनकी यह प्रार्थना मुंशी वंशीधर द्वारा स्वीकार कर ली जाए। वंशीधर की आंखें डबडबा जाती हैं। हृदय के संकुचित भाव प्रकट हो जाते हैं और एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। कहानी का निष्कर्ष यह है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी हमारी ईमानदारी का फल हमें अवश्य मिलता है। धन्यवाद।